हेलो दोस्तों, मैं कविता भास्कर। आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, संस्कृत अनुवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम संस्कृत अनुवाद पढ़ेंगे। तो अनुवाद क्या है दोस्तों, देखते हैं। अनुवाद का अर्थ है एक भाषा में कही गई बातों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना ही दोस्तों अनुवाद कहलाता है। यह तो संस्कृत समस्त भारोपीय इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाओं का एक मूल आधार है। हिंदी भाषा इसकी विकास परंपरा से संबद्ध है। फिर भी दोनों की प्रकृति में कई अंतर दिखाई पड़ते हैं। देखते हैं यहाँ पर हिंदी और संस्कृत में अंतर। तो यहाँ पर हिंदी जो है दोस्तों, हिंदी वियोगात्मक भाषा है और संस्कृत संयोगात्मक भाषा है। इसमें भाषा की व्यापकता होती है। हिंदी भाषा की व्यापकता, इसमें हिंदी भाषा की व्यवसात्मक जो है व्यवसात्मक का अंतर व्यवसात्मक होता है, और यहाँ पर संस्कृत में प्रकृत समासात्मक होता है। संस्कृत की जो प्रकृति होती है दोस्तों, वो समासात्मक होती है, और हिंदी की जो प्रकृति या हिंदी की जो भाषा होती है वो व्यवसात्मक होती है। यहाँ पर देखते हैं आगे। हिंदी के शब्द कारक चिन्हों से अलग और साथ दोनों रूपों में होते हैं। हिंदी के जो शब्द होते हैं वो कारक चिन्हों से अलग होते हैं और साथ दोनों रूपों में होते हैं। और वहीं संस्कृत में प्रसर्ग या कारक चिन्ह अपने से संबद्ध शब्दों का अनिवार्य रूप से अंग होते हैं। वह उनसे अलग नहीं दिखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, लेकिन हिंदी के वाक्यों के शब्दों का क्रम बिगड़ जाने पर, वाक्यों के शब्दों का अगर दोस्तों क्रम बिगड़ जाता है तो उनके अर्थों में जो है परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं, स्थानांतरित अर्थ में कोई अंतर नहीं होता। अगर संस्कृत के शब्दों का कोई स्थानांतरित कर दिया जाए तो उनके अर्थों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर, अयम बालकाः अस्ति अयम बालकाः। तो यहाँ पर दोस्तों यह लड़का है, इसका अर्थ है यह लड़का है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर संस्कृत का ट्रांसलेशन, संस्कृत वाक्य है, सेंटेंस है, इसमें दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यह लड़का है। वही देखते हैं आगे हिंदी का जो है सेंटेंस है, गधे की गर्दन पर कौवा बैठा था, लेकिन वहीं दूसरे रूप में कौवे की गर्दन पर गधा बैठा था। अगर हम सेंटेंस इस तरह से करते हैं तो यहाँ में अर्थों में जो है अंतर पाया जा रहा है। इसका अर्थ है दोस्तों, हिंदी में अगर शब्दों का हेर फेर कर दिया जाए तो उसमें काफी तरीके से अंतर पाया जाता है, और संस्कृत में अगर शब्दों का हेर फेर कर दिया जाए तो कोई अंतर नहीं दिखता। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या है दोस्तों। अनुवाद अर्थात एक भाषा का दूसरी भाषा में परिवर्तन करना ही अनुवाद कहलाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनुवाद कर्ता कर्म तथा क्रियाद कर्म से होता है। अनुवाद के लिए कारक नियमों का ज्ञान निपात आवश्यक है दोस्तों। अनुवाद के लिए कारक नियमों का ज्ञान निपात आवश्यक है। वाक्य में हिंदी पदों के अनुसार संस्कृत अनुवाद करने पर कई स्थानों में त्रुटि हो जाती है। अतः कारक विभक्ति तथा उपपद विभक्तियों तथा काल क्रिया के अनुसार अनुवाद होते हैं। अनुवाद के लिए कर्ता तथा क्रिया का सामंजस्य सही होना चाहिए अनुवाद करने के लिए दोस्तों। इसमें आगे है, कर्ता जिस पुरुष तथा वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष तथा वचन की होनी चाहिए। आगे देखते हैं, संस्कृत में तुम दोनों, तुम सब तथा मैं, हम दोनों, हम सब के अतिरिक्त कोई भी नाम हो तो उसका निर्धारण प्रथम पुरुष में होता है। जैसे देखते हैं,
हिंदी वाक्य आया है। हिंदी वाक्य में देखते हैं वह सब पढ़ते हैं, वह सब पढ़ते हैं, तो वह सब को पुल्लिंग के अनुसार प्रथम पुरुष बहुवचन में ते तथा ते शब्द प्रथम पुरुष बहुवचन आया तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन आया हो तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन के अनुसार पठंती हो जाएगी, पठंती हो जाएगी। आगे देखते हैं मोहन पढ़ता है। जैसे मोहन पढ़ता है मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष से भिन्न कर्ता होने के कारण प्रथम पुरुष का निर्धारण एक वचन में, अतः मोहन पठति ये रूप सिद्ध हो जाएगा, यानी कि इस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आगे है वर्तमान काल का वाक्य होगा। वर्तमान काल का वाक्य होगा तो लट लकार का प्रयोग होता है, लट लकार का प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं छात्र पढ़ता है, छात्र पढ़ता है तो रूप होगा यहाँ पर जो परिवर्तित रूप होगा छात्राः पठति। आगे है भविष्य काल होगा तो लिट लकार का प्रयोग होगा। जैसे देखते हैं छात्र पढ़ेगा, छात्र पढ़ेगा तो यहाँ पर जो परिवर्तित रूप होगा वो होगा छात्राः पठिष्यति। आगे है भूतकाल का वाक्य होगा। भूतकाल का वाक्य होगा तो लंग लकार में परिवर्तन होगा। जैसे देखते हैं छात्र ने पढ़ा, छात्र ने पढ़ा तो यहाँ पर जो परिवर्तित रूप होगा छात्राः अपठत, छात्राः अपठत होगा। आगे है चाहिए अर्थ को बताने के लिए, चाहिए अर्थ को बताने के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं छात्र को पढ़ना चाहिए, छात्र को पढ़ना चाहिए तो यहाँ पर जो परिवर्तित रूप होगा हमारा वो सेंटेंस का वो होगा छात्राः पठेत। अब आगे देखते हैं कर्ता वचन के अनुसार जो रूप है ये है हमारा, ये पुरुष है, ये एक वचन द्विवचन और बहुवचन है। तो इसमें देखते हैं प्रथम पुरुष में तो एक वचन में सा, सह, सा, तत्, इसका अर्थ दोस्तों वह। द्विवचन में तव, ते, इसका अर्थ है वह दोनों। बहुवचन में ते, ताह, तानी, इसका अर्थ दोस्तों वह सब। और मध्यम पुरुष में देखते हैं त्वम का अर्थ दोस्तों तुम। युवाम द्विवचन में युवाम होगा, युवाम का अर्थ दोस्तों तुम दोनों। यूयम का अर्थ दोस्तों तुम सब। आगे देखते हैं उत्तम पुरुष में जो रूप है इसका चलेगा जो अहम आवाम वयम, तो अहम का अर्थ दोस्तों मैं, आवाम का अर्थ दोस्तों हम दोनों, वयम का अर्थ दोस्तों हम सब। आगे देखते हैं अब क्रिया में देखेंगे पठ धातु लट लकार में देखते हैं तो इसमें प्रथम पुरुष में देखते हैं तो पठति, पठताः, पठन्ति होगा। मध्यम पुरुष में पठसि, पठथः, पठत होगा। उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः और पठामः होगा। अब आगे देखते हैं जब कर्ता में भिन्न भिन्न वचनों के शब्द होते हैं तब क्रिया निकटतम कर्तृपद के अनुसार होती है। जैसे देखते हैं वह सब या छात्र पढ़ता है, वह सब पढ़ते हैं या फिर छात्र पढ़ता है तो इसका होगा दोस्तों ते वा अयम छात्रः पठति, ते वा अयम छात्रा पठति होगा। दोस्तों अब जब कर्ता में उत्तम, मध्यम तथा प्रथम पुरुष सभी पुरुषों के पद होते हैं तब क्रिया उत्तम पुरुष की होती है। जैसे देखते हैं वह तुम और मैं पढ़ते हैं, वह तुम और मैं पढ़ते हैं तो यह होगा संस्कृत में दोस्तों सह त्वम अहम च पठाम, सह त्वम अहम च पठाम होगा दोस्तों। यह वचन पदों के अनुसार होता है। जैसे देखते हैं आगे देखते हैं अब जब कर्ता में केवल मध्यम और प्रथम पुरुष के करता हूँ, जब कर्ता में केवल मध्यम और प्रथम पुरुष के करता हूँ तो क्रिया मध्यम पुरुष की ही होती है दोस्तों। जैसे देखते हैं वह और तुम पढ़ते हो, वह और तुम पढ़ते हो तो यह होगा संस्कृत में सह त्वम च पठतः, सह त्वम च पठतः। आगे देखते हैं आज्ञार्थक वाक्य होने पर, आज्ञार्थक
वाक्य होने पर लोट लकार का प्रयोग होता है या किया जाता है। जैसे देखते हैं, छात्र पढ़ें, छात्र पढ़ें, तो यह संस्कृत में होगा दोस्तों छात्रः पठेत, छात्रः पठेत होगा। आगे देखते हैं, यदि वाक्य में एक ही क्रिया के अनेक कर्ता उपस्थित हों, यदि वाक्य में एक ही क्रिया के अनेक कर्ता उपस्थित हों तो पुरुष एवं वचन अंतिम कर्ता के अनुसार प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे देखते हैं, राम और श्याम तथा वह पढ़ते हैं, राम और श्याम तथा वह पढ़ते हैं, तो इसका होगा संस्कृत में दोस्तों राम श्यामौ साचा पठति, राम श्यामौ साचा पठति होगा। आगे देखते हैं, अथवा या वा द्वारा जुड़े हुए, अथवा या वा द्वारा जुड़े हुए एक वचनांत कृतपद के लिए एक वचन की क्रिया होती है। जैसे देखते हैं, राम या गोविंद अथवा कृष्ण जाएं, तो यहाँ पर होगा जो दोस्तों रामो गोविंदः कृष्णा वा गच्छतु, रामो गोविंदः कृष्णा वा गच्छतु होगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं, सर्वनाम शब्दों की लिंग तालिका, सर्वनाम शब्दों की लिंग तालिका देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और हिंदी अर्थ। तो यहाँ पर पुल्लिंग में जो होगा सर्व होगा, स्त्रीलिंग में सर्वा, नपुंसक लिंग में सर्वम और हिंदी अर्थ दोस्तों सब। आगे है भवत, भवती, भवत अर्थ है आप, सह, सा, तत अर्थ है इसका वह, यह, या, यत अर्थ है इसका हिंदी अर्थ जो, कह, का, किम अर्थ है इसका कौन। आगे है एसा, ऐसा, एतत अर्थ है इसका दोस्तों यह। आगे है अयम, इयम, इदम यह। आगे है पूर्वः, पूर्वा, पूर्वम, इसका अर्थ दोस्तों हिंदी में पहले, पूर्व, पहले और पूर्व दोनों होगा। आगे है एकः, एका, एकम अर्थ है इसका एक। आगे है इसके द्वौ, द्वय और द्वय, इसका अर्थ दोस्तों हिंदी में दो। अब आगे देखते हैं इसके प्रमुख संस्कृत अनुवाद, प्रमुख संस्कृत अनुवाद देखते हैं दोस्तों। तो आगे देखते हैं इसका पहला, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। तो ये जो हिंदी से संस्कृत में परिवर्तन किया जा रहा है दोस्तों, इसी को अनुवाद कहा जाता है। तो हिंदी में है हमारा ट्रांसलेशन, सदा सत्य बोलो, तो संस्कृत में होगा हमारा ये सदा सत्यम वद। आगे है तुम कहाँ पढ़ते हो और क्या पढ़ते हो, तो इसका है संस्कृत में त्वम कुत्र पठसि किंच पठसि। इसके आगे है क्या वह घर जाएगा या नहीं जाएगा, क्या वह घर जाएगा या नहीं जाएगा, क्या वह घर जाएगा या यही रहेगा दोस्तों, यही है, यही रहेगा। तो इसका अर्थ है संस्कृत में परिवर्तन है इसका, किम सा गृहम गमिष्यति अथवा अत्रयो स्थास्यति। आगे है कोस भर नदी टेढ़ी मेढ़ी है, कोस भर नदी टेढ़ी मेढ़ी है, तो यह संस्कृत में होगा क्रोशम कुटिला नदी वर्तते, क्रोशम कुटिला नदी वर्तते होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा देश भारत बहुत ही पुराना और बड़ा है। यह संस्कृत में कैसे होगा दोस्तों, परिवर्तन देखते हैं हिंदी का परिवर्तन संस्कृत में। तो अस्माकं देशः भारतः अति प्राचीनः विशालश्च अस्ति। आगे है इसके, इससे बहुत सी नदियां निकलती हैं, तो होगा इसका अस्मात् पर्वतात् अनेकाः नद्यः प्रवाहन्ति। आगे है सीता के साथ लक्ष्मण भी जंगल गए, इसका होगा दोस्तों सीतया सह लक्ष्मणः अपि
वनम अगच्छत। आगे है डाकुओं से सभी लोग डरते हैं। डाकुओं से सभी लोग डरते हैं। इसका संस्कृत में है दोस्तों दस्यु जनेभ्यः सर्वे जनाः त्रयस्यन्ति। आगे है वह कल पटना से घर आएगा। वह कल पटना से घर आएगा। यह संस्कृत में होगा दोस्तों सा स्वः पाटलिपुत्रात् गृहम् आगमिष्यति। आगे है हिमालय पर्वत से बहुत सी नदियां निकलती हैं। हिमालय पर्वत से बहुत सी नदियां निकलती हैं। तो इसका होगा संस्कृत में दोस्तों हिमालय पर्वतात् अनेकाः नद्याः प्रवहन्ति। आगे है मुझे दही बहुत अच्छा लगता है। मुझे दही बहुत अच्छा लगता है। इसका होगा संस्कृत में मह्यम दधि अधिकम रोचते। आगे है रमेश धोबी को कपड़े देता है। तो इसका होगा संस्कृत में रमेशः रजक्स वस्त्राणि ददाति। आगे है राम के साथ मोहन कहाँ जा रहा है। राम के साथ मोहन कहाँ जा रहा है दोस्तों। तो देखते हैं इसका संस्कृत में रामेण सह मोहन पुत्र गच्छन् अस्ति। आगे है छुट्टी होने के बाद विद्यार्थी घर जाते हैं। तो आगे देखते हैं इसका संस्कृत में होगा भूते अवकाशे छात्राः गृहं गच्छन्ति। इसके आगे देखते हैं छात्र शिक्षक से डरते हैं। छात्र शिक्षक से डरते हैं। इसका होगा दोस्तों छात्रः शिक्षकात् बिभेति। अब आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्नोत्तर। कौन से सन में कौन सा प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो इसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें 20 फल का अनुवाद होगा। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2018 में उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था। ऑप्शन इसका ये है बिशांति फलान, बी है बिसंती। तो हमारा ऑप्शन बी सही है दोस्तों, बिसंती होगा। अगला क्वेश्चन है सव पुरुष का अनुवाद है। सव पुरुष का अनुवाद है। ऑप्शन ए है सतसः पुरुषाः, बी है सत्संग और पुरुषाः, शतम है दोस्तों शतम पुरुषाः, और सी है हमारा शताः पुरुषाः। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही है। अगला क्वेश्चन है मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2017 में प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था। ऑप्शन ए है मह्यम संस्कृतम रोचते, बी है मया संस्कृतम रोचते। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला क्वेश्चन है बालक को लड्डू अच्छा लगता है। बालक को लड्डू अच्छा लगता है। इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2017 में उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था क्वेश्चन। ऑप्शन ए देखते हैं इसका बालकम मोदकम रोचते, बी है बालकाय मोदकम रोचते। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें। तो ऑप्शन हमारा बी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं किस संस्कृत है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2016 में प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था। इसका डायरेक्ट आंसर लिखा है हमने कृष्णम उभयतः गोपाः सन्ति। अगला क्वेश्चन है आश्रमे वटास्व तथ निम्ब अशोक माम्रलक वृक्षा आसन। वाक्य में उल्लिखित वृक्षों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों 6 है। यह क्वेश्चन भी दोस्तों यूपी टेट 2016 में प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी। तो कौन सी क्रिया प्रयुक्त होगी दोस्तों। तो होगी हमारा डायरेक्ट आंसर है आगच्छति होगी। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2013 में प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है
माता गुरुता, माता गुरुतरा भूमय, भूमय का हिंदी में अनुवाद होगा। आंसर है दोस्तों इसका माता भूमि से बड़ी होती हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2013 में प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है त्रयीमजाय त्रिगुण आत्मने नमः। इस वाक्य में परमात्मा की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है दोस्तों? तो आंसर है इसका डायरेक्ट 3। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2014 में भाषा स्पेशल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, और सपोर्ट करिए हमें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।